हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, तैयार हो जाओ क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाजवाब होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन की भैया अगर हम बात कर लें बबुआ, तो ये 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे और अक्सर ये पूछे जाते हैं क्योंकि भैया चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, शुरू में जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं भैया, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना और आपको नंबर पूरे ठोस मिल जाते हैं। तो चलिए आज हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होते हैं भैया 4 से 5 नंबर, 6 नंबर, इनको एकदम सॉलिड, एकदम सिक्योर कर लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर आने वाले सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये सीरीज 1 है, ठीक है भैया। चलिए बबुआ शुरू करते हैं एक बेहद लाजवाब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि आसुत जल या फिर जिसको शुद्ध जल कहेंगे, इसकी मोलरता क्या होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि आसुत जल या शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। विकल्प आपके सामने है 100 मोल या फिर 55.56 मोल या फिर बच्चों कह रहा है 50 मोल या फिर 18 मोल। चलिए देखते हैं क्या होगा। और एक बात और बच्चों, अब मौसम भी ठंडा हो गया है तो अब कोई बहानेबाजी नहीं, जमकर तैयारी करो, ठीक है ना। अब बहाना नहीं रहेगा कि गर्मी लग रही, ये है वह है, कैसे पढूं, क्या करूं। अब टाइम है एकदम दिल लगी के साथ, दिलो जान से एकदम डटने का और अच्छे से तैयारी करने का, क्योंकि धीरे धीरे समय अपनी गति के साथ आगे बढ़ रहा है और बाद में पता चले वही रोना रोगे कि सर तैयारी नहीं हो पाई, पढ़ नहीं पाए, ठीक है। ये ना निकले मुंह से, इसलिए अभी से लग जाओ। कह रहा है भैया शुद्ध जल की मोलरता। देखिए बबुआ, मोलरता के लिए फार्मूला जो होता है m बराबर W बाई ये m इंटू का v। वैल्यूम लीटर में जब रहेगा गुणे 1000 नहीं रहेगा। अगर ये लीटर में ना होता तो हम गुणे 1000 करते, ठीक है। यहां पे हमने लीटर में ही लिखा है क्योंकि मोलरता क्या होता है, तो भैया किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो यहां पे अब ऐसे में कहेंगे भैया कुछ दिया ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। यहां भार है, अणुभार है, विलयन का आयतन है, कुछ नहीं पता। तो भैया सबसे पहले तो बच्चों अगर देखें तो जल में, जल यानी फार्मूला H2 होता है, तो भैया यहां से तो हम एक चीज निकाल सकते हैं, अणुभार। अणुभार m बराबर जब निकालेंगे बच्चों तो अणुभार कैसे निकलेगा, तो ये भैया 2 आगे लाएंगे और H हाइड्रोजन का यहाँ परमाणु भार कितना 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना यहाँ पे, ठीक है, 16 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 18 हो जाएगा। m का मान तो पता चल गया। वैल्यूम कितना होगा, तो आयतन भी तो पता है 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में ही घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो भैया हमको 1 लीटर वैल्यूम भी पता चल गया। अब लेकिन हमको भार नहीं पता है। भार क्या होता है, तो भैया एक चीज ध्यान देना, भार कह लें या फिर बच्चों द्रव्यमान कह लें, तो भार बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है। आयतन गुणे घनत्व होता है बच्चों, ठीक है। क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो वैल्यूम यानी आयतन 1 लीटर है, ठीक है। अब उसके बाद एक ध्यान देना, 1 लीटर है तो इसका 1 लीटर में एक चीज ध्यान देना, भार हमेशा ये ग्राम में होगा बच्चों, इसलिए इसको हम ग्राम पहले ml में तैयार कर लेते हैं, इतना ml। तो वैल्यूम कितना 1000 ml, डेंसिटी कितना होता है 1 होता है, ठीक। तो भार कितना निकल कर आया, 1000 ग्राम निकल कर आ गया, ठीक है। यानी W का मान 1000 ग्राम पता चल गया, ठीक है। तो भैया आ जाते हैं इसी पे, क्या हो जाएगा बच्चों, भार तो 1000 ग्राम है, नीचे अणुभार बबुआ इसका 18 है, वैल्यूम यानी आयतन हमने बताया ना
यहाँ देखिए भार निकालने के लिए ये जरूर हमने किया है, लेकिन आयतन यहाँ पे हम 1 ही लीटर रखेंगे, ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, इसको काट देते भैया, ये हो जाएगा 1000/18। ठीक, फार्मूले में ये चीज रखेंगे, बाकी यहाँ हमने भार निकालने के लिए इसको किया है। ठीक, अब ये काट देते हैं भैया, कितना हो जाएगा, 5 बार 18 पंजे 90, फिर 5 बार 18 पंजे 90, दशमलव लगाओ 0 हुआ, फिर 5 बार जाएगा यानी 55.5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भैया विकल्प बहुविकल्पी में भी देता है, वैसे भी दे देगा 2 नंबर में। कौन सा विकल्प हो जाएगा, 100 मोल नहीं होगा, 55.56 मोल, अगला है 50 मोल, फिर नेक्स्ट है भैया 18। ध्यान देना भैया, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हमें आगे जाने की ही कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। ठीक, कि निम्नलिखित में से विलयन का यानी कौन सा विलयन का अणु संख्य गुणधर्म है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कह रहा है इनमें से विलयन का अणु संख्य गुणधर्म कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, पृष्ठ तनाव, या फिर श्यानता, या फिर परासरण दाब, या फिर प्रकाशिक सक्रियता। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना होगा कि भैया विलयन का जो अणु संख्य गुणधर्म है वो कौन कौन से होते हैं, अणु संख्य गुणधर्म। ठीक है, जो विलयन में हम बात कर रहे हैं, विलय के कणों पर निर्भर करते हैं, यानी जिनमें कणों का ही लेन देन होता है, यानी उन्हीं का अहम रोल होता है। ठीक, तो बच्चों यहां पे अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, याद करो, हमने जब वांट हाफ गुणांक समझाया था उसमें बताया था। नहीं याद है कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। पहला है भैया, तो ये हो जाता पहला, क्वथनांक में उन्नयन। पहला अणुसंख्य गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा भैया, दूसरा हो जाता है बच्चों, हिमांक में अवनमन। क्या होता है, हिमांक में अवनमन। तीसरा भैया, तीसरा हो जाता है बच्चों, तीसरा हो जाता है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों, अगला है परासरण दाब। अगला परासरण दाब। अब देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में यह कह रहा है कि निम्न में से कौन विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी कौन सा है। विकल्प है आपका पृष्ठ तनाव, अगला है श्यानता, नेक्स्ट है परासरण दाब, और नेक्स्ट प्रकाशिक सक्रियता। तो भैया कौन सा है, पृष्ठ तनाव भी नहीं है, श्यानता भी नहीं, प्रकाशिक सक्रियता भी नहीं है, और यहां से अगर हम नोटिस करें तो परासरण दाब ही क्या है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अब देखिए बच्चों यहां पर है कौन सा, वो भी क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा कौन सा नहीं है, क्योंकि कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, ये नहीं शब्द ध्यान ही नहीं देते हैं और मार के चले जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है अब की बार कौन सा गुणधर्म नहीं है। ठीक, तो विकल्प है पृष्ठ तनाव, परासरण दाब, तीसरा है वाष्प दाब में अवनमन, या फिर हिमांक में अवनमन। अगर आप नोटिस करो तो भैया सारे हमने लिखे हैं, तो कह रहा है अब की बार कौन सा नहीं है, तो बच्चों पहला विकल्प पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, यही नहीं है, बाकी सब के सब क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म हैं। तो ये काम की चीज है, बड़े काम की चीज है, याद रखना, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? बोल रहा है भैया कि आदर्श विलयन किसके नियम का पालन करता है? देखिए, आदर्श विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन या ऐसा विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर किसके नियम का पालन करे? तो विकल्प दिया है राउल्ट के नियम का, हेनरी के नियम का, फैराडे के नियम का, और इनमें से कोई नहीं। तो भैया ऐसा विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है वो विलयन होता है आदर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन। तो भैया राउल्ट के नियम का जो पालन करे उस विलयन को क्या कहेंगे? आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत लाजवाब हैं, दमदार हैं। वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो दबा के लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी मार दीजिए। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध जिसको रो से दर्शाया जाता है, इसकी कह रहा है एसआई इकाई क्या है, यानी इसका एसआई मात्रक क्या होता है? विकल्प आपके सामने है, ओम मीटर, या फिर ओम प्रति मीटर, या फिर बच्चों प्रति ओम, या फिर प्रति सेमी। चलिए निकालते हैं। हमने बताया किससे दर्शाते हैं? रो से। रो बराबर होता है बच्चों RA/L। तो ये फार्मूला हो जाता है। तो ये रो बराबर होता है RA/L फार्मूला। इसी फार्मूले की मदद से भैया हमको निकालना है मात्रक। ठीक है, अब ऐसे देखें डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, प्रति ओम या प्रति सेमी। तो भैया डायरेक्टली तो ऐसे हम मुंह जबानी तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो यहां से बच्चों हम इसको निकालेंगे जब भैया, देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और यहां पर जो क्षेत्रफल है इसका या तो मीटर स्क्वायर होगा या तो सेमी स्क्वायर। बट जो अगर विकल्प के अनुसार देखें तो भैया अधिकांश में ज्यादातर ये मीटर वाला दिया है, तो मीटर के रूप में लिखेंगे भैया तो मीटर स्क्वायर अपान नीचे क्या हो जाएगा? एल, लंबाई है, लंबाई का मीटर। तो भैया ये कट गया, तो क्या आया बच्चों? आ गया ओम मीटर। क्या हो गया भैया? ओम मीटर। और इसमें अगर हम नोटिस करें तो ओम मीटर जो कि पहला ही ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए भैया। किस तरीके से निकालते हैं क्या होगा याद रख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है 0.34 वोल्ट, या 0.76 वोल्ट, या फिर भैया 0.2 वोल्ट, या मेरे प्यारे बच्चों 0 वोल्ट। देखिए अगर आपने सक्रियता श्रेणी और वैद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको कहते हैं अगर वो पढ़ा है, हमने बताया भी है। ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो बीच में होता है, इसके ऊपर भी धातुओं यानी इलेक्ट्रोड विभव क्रम से होते हैं, धातुओं के नीचे भी। और एक चीज याद रखना, ऊपर से भैया अगर हम बात करें तो ये घटता हुआ क्रम होता है, यानी जो संख्या माइनस में ज्यादा हो वो प्रबल आक्सी कारक होता है। यानी माइनस में जितना वोल्ट ज्यादा होगा वो प्रबल आक्सी कारक, और जितना प्लस में होगा अधिक संख्या वो उतना ही दुर्बल होता चला जाता है। तो बीच में हाइड्रोजन होता है। अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन का हमने बताया है कि भैया इसका क्या हो जाता है? 0 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, 0 वोल्ट हो जाता है। तो भैया विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आंख मूंद कर अपने दिमाग में बस इतना रख लीजिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया? तो भैया इसको कैसे निकालना है मात्रक के लिए स्क्रीनशॉट अगर करना हो तो कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोएं
तो धातु की सतह यानी जो धातु की क्षण होगी और विलयन उसके बीच एक विभव उत्पन्न होता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। तो कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव निर्भर किस पे करता है? याद है ना बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव और उसको प्रभावित करने वाले कारक हमने बहुत अच्छे से समझाया है। तो किस पे निर्भर करता है? विकल्प है धातु की प्रकृति पर, या कह रहा है विलयन के ताप पर, या फिर बच्चों धातु आयन की सांद्रता, या फिर भैया सभी पर। तो आपको बताना है बबुआ कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, यानी ताप बढ़ाओगे घटाओगे तो इलेक्ट्रोड विभव में भी परिवर्तन आएगा। आयन की सांद्रता यानी धातु आयन की सांद्रता भी बढ़ाने पर और घटाने पर इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होगा। हम ये कह सकते हैं कि भैया सभी हो जाएगा, यानी इन सभी पर ही इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है? ध्यान से समझना, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कह रहा है कौन नहीं है। अब पहले ये जान लेते हैं भैया कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ है क्या। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य जो होते हैं ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो सके, वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, यानी अगर इनको जल में आप घोल देते हो ये आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ठीक, जैसे अगर पानी भरा है उसमें अगर घोल दो तो उसके घोल में धारा का प्रवाह हो सके, वो वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। तो इनमें कह रहा कौन सा नहीं है? विकल्प है सोडियम क्लोराइड, अगला है भैया यूरिया, भैया नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट और नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो भैया विकल्प कौन कौन से हैं बच्चों? ये है आपका NaCl, ठीक है, फिर है NH2CO NH2 और नेक्स्ट है भैया यहां पर देखिए अगला है अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 और नेक्स्ट भैया नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। तो कह रहा है कौन सा वैद्युत अपघट्य नहीं है? एक चीज ध्यान से समझना, NaCl है कि नहीं है, क्योंकि Na प्लस में टूटेगा Cl माइनस में जब इसको जल में घोलेंगे, तो ये एक वैद्युत अपघट्य है। अगला है बच्चों यूरिया और नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट। देखिए अमोनियम नाइट्रेट को भी भाई जल में घोलने पर NH4 यानी अमोनियम आयन अलग होगा और NO3 ये ऋण आयन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह HNO मतलब HNO3 में H प्लस में टूटेगा, NO3 माइनस में। तो इसमें जो यूरिया है यही इकलौता ऐसा है भैया कि जो जल में आयनित या वियोजित नहीं होगा, यानी ये उदासीन होता है। और भैया ये क्या है? एक वैद्युत अनपघट्य है। अगर वैद्युत अनपघट्य पूछता तो ये विकल्प सही हो जाता। ठीक है, जैसे जल मतलब यूरिया हो गया, शर्करा, ठीक, शक्कर जिसको कह लें हम चीनी, और क्या कह लें ग्लूकोज हो गया, ये सभी के सभी वैद्युत अनपघट्य की श्रेणी में आते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना बबुआ। ठीक है, ये एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चार धातुओं A, B, C तथा D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस का 1.5 वोल्ट, माइनस का 2 वोल्ट, प्लस का 0.34 वोल्ट और माइनस का 0.76 वोल्ट है। तो कह रहा है इनकी घटती सक्रियता का क्या क्रम? इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनेगा, 100% हर हाल में बनेगा। ठीक है, चाहे वो बहुविकल्पी में बने चाहे वैसे क्वेश्चन। देखिए कौन सा कह रहा है कि घटता क्रम है। तो यहां पे कह रहा है कि A इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन B। मतलब इसका मतलब कह रहा है कि A का सबसे ज्यादा होगा, फिर C का उससे कम, D का उससे कम, B का उससे कम। या फिर कह रहा है कि A का सबसे अधिक, D का उससे कम, C का उससे कम और A का सबसे कम। या फिर कह रहा है कि A इज ग्रेटर देन B यानी A का सबसे अधिक, B का सबसे मतलब उससे कम, D का उससे कम और C का उससे कम, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। या फिर कह रहा है कि D सबसे बड़ा है, D के बाद A का छोटा है, फिर B का छोटा, फिर उससे छोटा C का। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा घटता हुआ क्रम है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं भैया? A, B, C और D।
तो सबके हम क्या करते हैं, इनकी जो भैया इनका जो दिया गया है इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख लेते हैं। ये प्लस का 1.5 वोल्ट है भैया, दूसरे का -2 वोल्ट है, तीसरे का प्लस में 0.34 वोल्ट है, और डी वाले का माइनस का 0.76 वोल्ट है। अब एक चीज ध्यान देना, इसके पहले अभी जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव बता रहे थे, तो उसमें एक बात हमने बताई, इसमें जो भी संख्या माइनस में सबसे बड़ी है उसकी सक्रियता ज्यादा होगी, यानी वो अधिक सक्रिय होगा, वो प्रबल आक्सीकारक होगा। और जिसका प्लस में सबसे अधिक संख्या में, यानी प्लस में सबसे अधिक होगा, वो सबसे कम मतलब प्रबल होगा, यानी वो सबसे दुर्बल होगा। ठीक है, तो यहां पे उल्टा चलता है, माइनस वाला जो रहेगा वो बड़े में, प्लस वाला छोटे में। तो कह रहा घटता क्रम का मतलब सबसे अधिक आगे जो होगा और सबसे कम पीछे वाला। तो यहां पे देखिए जरा, अब आप लोग थोड़ा सेट करिएगा कि भाई इसमें सबसे यानी सबसे बड़ा कौन है इलेक्ट्रोड विभव के माने में। तो भैया माइनस में संख्या सबसे बड़ी बी है, तो बी। अब बी सबसे बड़ी है, बी से छोटा कौन है, तो बी से छोटा भैया माइनस में ये है, तो भैया कौन है, डी। अब डी इससे छोटा कौन है, तो ये है कि ये, तो भैया ये है। ठीक है, ठीक, क्योंकि हमने बताया जो प्लस में संख्या जितनी ही बड़ी होगी उतना ही कम उसका इलेक्ट्रोड विभव, यानी उतना ही कम वो सक्रिय होगा। तो यहां पे भैया ये उसके सी है, सी के बाद लास्ट में सबसे क्या है, ए है। तो ऐसा कोई क्रम भैया किसमें दिख रहा है, जरा ये चीज नोटिस करिएगा, ऐसा क्रम किसमें दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, सी वाले में भी ए आगे नहीं है, डी वाले में भी नहीं, और बी में नोटिस करिए, तो बी इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन ए, यानी सबसे ज्यादा बी का होगा, उससे कम डी का, उससे कम सी का, उससे कम ए का। तो भैया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बबुआ, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो विशिष्ट चालकता जिसको कप्पा कैसे दर्शाते हैं, इसकी विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, मात्रक क्या है। विकल्प आप देखिएगा, साइमन सेमी, या साइमन अकेले, या फिर साइमन प्रति सेमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए भैया देखते हैं बच्चों, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। अगर आप भैया ध्यान से समझिए कि विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर होता है 1/ρ। अब यहां पे ये प्रमुख फार्मूला, रो बराबर RA/L होता है, अभी बताया। तो भैया हम कह सकते हैं कि कप्पा बराबर 1/ρ के स्थान पे RA/L लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं कप्पा बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये ऊपर जाएगा L/RA, ये फार्मूला हो जाता है कप्पा के बराबर। ठीक है, ये कप्पा के बराबर। लेकिन मात्रक में देखें तो लंबाई का मात्रक, अब देखिए यहां पे देखना पड़ेगा, सब सेमी में है तो सेमी में, ठीक है भैया, मीटर में विकल्प होता तो मीटर में लिखते, तो यहां सेमी में है तो सेमी लिख दिया। अपान प्रतिरोध का मात्रक ओम, और उसका क्षेत्रफल का सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि सारे विकल्प सेमी में है, मीटर में होता तो मीटर में रखते, कट गया। अब देखिए इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो भैया ओम इनवर्स 1 सेमी इनवर्स 1, यही इसका आंसर होगा। तो ऐसा कोई विकल्प दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझने का प्रयास करिए। ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, या फिर बच्चों ओम इनवर्स 1 को ही मोहो पढ़ते हैं, क्या मोहो पढ़ते हैं, मोहो लिख सकते हैं, या फिर मोहो सेमी इनवर्स 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, या मोहो प्रति सेमी कह सकते हैं, और मोहो को ही साइमन पढ़ते हैं, तो साइमन सेमी इनवर्स 1 भी देख सकता है, या फिर बच्चों होता है साइमन प्रति सेमी। तो हमने बताया ना, इसको कई रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी इसका मात्रक लिखा जा सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। तो साइमन प्रति सेमी, तो साइमन प्रति सेमी में लिख सकते हैं बच्चों, कौन सा विकल्प, साइमन सेमी, साइमन, साइमन प्रति सेमी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो मात्रक कैसे निकालते हैं ये जरूर देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट करने का मौका दे रहे हैं। हो गया बबुआ, चलिए आगे चलते हैं भैया।
अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं हम बता दे रहे हैं, पुराना नहीं है। ठीक है, हम हैं, टेंशन नहीं लेना। कह रहा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ऑप्शन है भैया लीटर प्रति सेकंड, या लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड, या फिर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या फिर भैया मोल प्रति सेकंड। अब बच्चों अभिक्रिया कौन सी है, शून्य कोटि की। आप नोटिस करिए बबुआ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक याद है कुछ? हमने भैया इसके लिए एक व्यंजक बताया है, कुछ मालूम है कि वेग स्थिरांक का जो होता है k बराबर x/t, याद आया कुछ? ये व्यंजक होता है और इसका डेरिवेशन भी कराए हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब यहां पे अगर आप नोटिस करें, x क्या है, सांद्रता को बताता है। सांद्रता का हुआ मात्रक मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, और समय का जो होता है बबुआ वो सेकंड में हो जाता है। तो भैया हम कह सकते हैं कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड के साथ में है? तो भैया पहला है लीटर प्रति सेकंड, दूसरा है लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। नहीं है, ये चीज नहीं है। अगला मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, अगर नोटिस करें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रही ना? चलिए भैया ठीक, और आपको भी अभी लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है भैया, ये सीरीज 1 है, इसके बाद सीरीज 2 आएगी, तो आपको बताना है कि भैया कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ठीक, तेरा क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन, अभिक्रिया का वेग और प्रभावित करने वाले कारक। वीडियो है ना, देख लेना, नहीं देखा है तो कह रहा है कि सांद्रता अगर बढ़ा दो अभिकारक की तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेग बढ़ जाता है, वेग घट जाता है। कह रहा है पहले वेग घटता है फिर बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करने से अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि कैसे मात्रक निकालते हैं। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं बबुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना बबुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक, इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। सारे चुने हुए क्वेश्चन है, याद रखना। इसे तैयार करने में हमको 3 से 4 घंटे का वक्त लगा है, क्योंकि बच्चों सारा काम खुद से करते हैं। जिस टाइम आप सो रहे होते हो उस टाइम भी हम जाकर मेहनत कर रहे होते हैं भैया, उस टाइम भी कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का बस प्यार चाहिए। आप भी दिन रात बस मेहनत करो भैया, और कुछ नहीं हमको चाहिए। ठीक, तो भैया कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, वो भी प्रथम कोटि के लिए। ऑप्शन है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, दूसरा है मोल प्रति लीटर या फिर प्रति सेकंड, या फिर भैया लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। तो एक चीज ध्यान दो भैया, अब की बार बोल दिया है बच्चों प्रथम कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब प्रथम कोटि के लिए अगर आप याद करो, फार्मूला के बराबर क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये भैया होता है फार्मूला। तो अब ऐसे में कहेंगे कैसे निकालेंगे। अब जरा ध्यान से पहले एक चीज समझो, ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स क्या है यहां पर, तो भैया ये है टी समय बाद सांद्रता। तो है तो दोनों सांद्रता ही, तो इसका भी सांद्रता यानी प्रारंभिक सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर। तो भैया यहां पर मोल प्रति लीटर दोनों कट जाएंगे, मतलब इनसे कोई मतलब नहीं। और किसी भी भाई राशि का मात्रक जब निकालो तो यहां जो अचर पद होता है यानी संख्या से कोई मतलब है होता नहीं, संख्या से कुछ लेना देना है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं के बराबर 1/, इतनी सी बात समझ में आ गई ना। हमने बताया ना इस संख्या से कोई मतलब नहीं।
तो यहाँ 1/T ही तो बचा, ये तो कट जाएगा क्योंकि इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर और नीचे वाले का भी मात्रक मोल प्रति लीटर, तो दोनों कट गए। तो यहां से भैया K बराबर 1/समय का मात्रक सेकेंड, ऊपर ले जाओ इसको सेकेंड इनवर्स 1 लिख सकते हो या इसी को प्रति सेकेंड लिख सकते हो। तो भैया कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा बच्चों प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा तब जाकर इसके लिए करेंगे। हो गया? चलिए भैया इसको थोड़ा रफ करेंगे तब जाकर के इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी दमदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि सूत्र के बराबर a इंटू ई के पावर माइनस का ई ए अपान आर टी के लिए सत्य कथन है, कौन सा है? विकल्प है भैया, कह रहा है कि के साम्य स्थिरांक है, या फिर बच्चों आर रीडबर्ग नियतांक है, या फिर कह रहा है कि ए अधिशोषण गुणांक है, या फिर ई ए सक्रियण ऊर्जा है। प्यारे बच्चों अगर आपको याद हो तो ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला किसका है? कुछ याद आया? आर्हेनियस समीकरण है। और आर्हेनियस समीकरण का भैया पूरा का पूरा हमने डेरिवेशन ही अच्छे से समझाया है। तो इसमें सब चीजों का सैंबल पूछा जाता है 2 नंबर में या बहुविकल्पी में ऐसे आएगा। ठीक, तो कह रहा है कि कौन सा सही है, तो ऐसे में नहीं समझ में आएगा बबुआ, हम क्या करते हैं सबका अलग अलग एक बार लिख देते हैं। के क्या है, ए क्या है, ठीक है, उसके बाद ई ए क्या है, आर क्या है और टी क्या है, सब कुछ लिख देते हैं। तो ध्यान से समझना, के होता है बच्चों, के को जानते हैं वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है, ठीक है। और उसके बाद जो ए होता है इसको बोलते हैं बच्चों आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक। ई ए क्या है? ई ए है सक्रियण ऊर्जा, क्या है भैया? सक्रियण ऊर्जा। उसके बाद आर क्या है? तो ये है बच्चों गैस नियतांक, गैस स्थिरांक या गैस नियतांक। और टी क्या है? तो ये ताप को दर्शाता है। अब आपका काम एकदम से आसान होगा, हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि कभी कभार भैया यहां पे बदलकर और विकल्प दे सकता है, तो सबका मतलब जानना एक बार जरूरी है। के वेग स्थिरांक है, तो भैया कह रहा है के साम्य स्थिरांक है, गलत बात, पहला गलत हो गया क्योंकि के वेग स्थिरांक है। दूसरा कह रहा आर रीडबर्ग नियतांक, ये भी सरासर गलत क्योंकि आर गैस स्थिरांक या गैस नियतांक है। तीसरा कह रहा ए अधिशोषण गलत, मतलब गुणांक है, ये भी गलत क्योंकि ए आवृत्ति गुणांक होता है। और चौथा कह रहा है ई ए सक्रियण ऊर्जा है, जो कि ई ए सक्रियण ऊर्जा है, और यही विकल्प क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भैया ई ए क्या है? सक्रियण ऊर्जा है, और जो कि भैया इसमें ई ए सक्रियण ऊर्जा है, यही कथन सत्य है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई बात समझ में? चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है अभिक्रिया ए प्लस बी एरो करके दिया है भैया, उत्पाद बन रहा है कोई, के लिए वेग स्थिरांक जो समीकरण है आर बराबर ए बी दे दिया है, ठीक है, यानी अभिकारक की सांद्रता दे दिया है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए आणविकता पूछा है, आणविकता हमने क्या बताया है बच्चों? परिभाषा एक बार दोहराते हैं। आणविकता क्या होती है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या ही आणविकता कहलाती है। मेरे प्यारे रसगुल्लों समझने का प्रयास करिए। ए प्लस बी एरो करके भैया एक उत्पाद बना रहा है। ये क्या होता है? जो ए प्लस बी है इसको क्या बोलते हैं? तो जो ए प्लस बी है भैया इसी को अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अगर आप देखें तो इसमें ए का कितना अणु है? ए का एक अणु है। भैया बी का कितना अणु है? तो बी का एक अणु है। तो यही चीज अभिकारक के अणुओं की संख्या ही आणविकता कहलाती है।
तो टोटल कितने अणु बन गए? तो भैया 1+1 यानी 2 अणु। तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? अगर जैसे यहां 2 दे देता तो 2 हम इसका जोड़ते, 1 इसका, 3 हो जाता। तो यहाँ पे ए और बी का एक एक ही अणु है, तो बच्चों कितने अणु हो गए? 2। तो आणविकता कितनी आ गई भैया? 2। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या है? विकल्प है 2, 3, 5 और 6। तो भैया विकल्प ए आणविकता 2 हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो अभिकारक अणुओं की संख्या ही आणविकता होती है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A+2B+3C एरो करके भैया ये भी कोई उत्पाद बना रहा है, के लिए कह रहा अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? विकल्प है 2, 3, 5, 6। अब देखिए यहां से थोड़ा मुश्किल है निकालना, क्योंकि डायरेक्ट अगर ऐसे दर समीकरण दिया रहता आप चुटकियों में निकाल लेते। बट कोई बात नहीं भैया, नहीं दिया है तो पहले हम दर समीकरण बनाएंगे और इसी से आपको सिखाएंगे दर समीकरण कैसे बनता है, ठीक, तभी निकाल पाओगे। देखिए भैया ये तो दे दिया है, क्या दिया है बच्चों? A+2B+3C एरो करके उत्पाद बना दिया है। अगर इसी में आणविकता पूछता तो भैया 3 अणु सी के हैं, 2, 1, भाई बी के हैं 1, तो 3, 2, 5, 1, 6, मतलब यहां 6 आणविकता भी निकाल लेते। लेकिन पहले समझिए यहां हमको इससे नहीं मतलब, हमको कोटि चाहिए। तो कोटि क्या होता है? तो कोटि के लिए सबसे पहले हम इसका दर समीकरण निकालेंगे। दर समीकरण आर, स्मॉल आर से लिखो चाहे कैपिटल आर से। दर समीकरण बराबर क्या होता है? यहाँ पे के, और जितने भी अभिकारक हैं उनका अभिकारक एक ही सांद्रता है। यहां पर एक अणु है तो 1 लगा दिए, वही चीज घात में लग जाता है। और भैया यहां पे बी है बच्चों, तो यहां पे बी का 2 है तो ये इसका 2 घात में बन जाएगा। सी में अगर आप देखें भैया, सी में बच्चों, तो यहां पे इसका घात ये 3 बन जाएगा। तो जब भी दर समीकरण लिखते हैं अगर इस तरह से ये संख्या है तो वही चीज घात बन जाती है, याद रखना। तो अभिक्रिया की इसमें पूछ लिया है अब बच्चों कोटि। और एक चीज ध्यान देना, कोटि का मतलब होता है घातों का योग। किसके घातों का योग? अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग। तो अभिकारक की सांद्रता की घात कितनी है? 1+2+3, टोटल भैया 3, 2, 5, 1, 6। प्यारे बच्चों 6 इसका योग हो रहा है। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आई? 6 आ गया। तो भैया विकल्प कौन सा होगा? 2, 3, 5, 6। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना इस तरह से ही कोटि निकालते हैं। तो यहां आणविकता और कोटि हमने दोनों सीख लिया। चलिए स्क्रीनशॉट थोड़ा कर लीजिए, पानी पी लेते हैं। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझना बबुआ। कह रहा Fe है, Fe बोले तो आयरन क्या है ये बताना है। S ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक का तत्व है, D ब्लॉक का तत्व, या फिर कह रहा है F ब्लॉक का तत्व। अब यहां पे आपको बताना है, थोड़ा पेरियोडिक टेबल का मैटर समझते हैं। जैसे भैया एक पेरियोडिक टेबल ये है, ठीक है, तो पेरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान दीजिए तो पेरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, जिसमें ये जो होता है एस ब्लॉक, इधर का पी ब्लॉक, बीच का भैया डी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक में 2 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। तो एफई जो होता है भैया कहां का कह रहा है कि एफई किस ब्लॉक का तत्व है? अगर आप देखें एफई जो कि आयरन है, ये संक्रमण तत्व होता है। भैया एफई क्या है? एक संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व, ठीक है। और संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को ही कहते हैं। तो भैया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर एफ भैया एफ ब्लॉक का तत्व क्या होता है? तो वो अंतः संक्रमण तत्व होता है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? यानी निम्न में से कह रहा है कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगी, ये आपको बताना है, ठीक है भैया, ये आपको बताना है बच्चों। तो विकल्प है Mn2O3, K2MnO4, या फिर कह रहा है KMnO4, या फिर MnO2। तो भैया
चेक करते हैं सब में। इसमें Mn2 है और O3, तो 3 इसका ऑक्सीजन का -2 होता है चार्ज, ठीक है। तो 3 दूना 6, माइनस का 6 और ये प्लस का 2, तो नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें चेक कर लेते हैं K2MnO4, इसमें चेक कर लेते हैं ना भैया। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जिसका है यानी इसमें Mn का पूछ रहा है, इसका x मानो, तो यहां पे कितना, इसका प्लस का 2 आ जाएगा। और भैया यहां पे ध्यान देना, ऑक्सीजन का जब -2 होता है, 4 दूना 6, माइनस का 6 बराबर 0 करेंगे x। अब ध्यान, सॉरी 4 दूना 6 कह रहे हैं, दिमाग फिर गया है, 4 दूना 8 हो जाएगा और ये माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर करेंगे तो प्लस का 6 उधर चला जाएगा। अब जरा देखिए, कह रहा है भैया यहाँ पे क्वेश्चन कि किस यौगिक में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है। तो भैया आगे जाने की जरूरत ही नहीं बच्चों, इसी में मिल गया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए हो जाएगा 6। इसमें भी चेक करिए, K का +1 होता है आयन, इस पे चार्ज, और यहाँ पे भैया 4 है, तो 4 दूना 8, -8 में ये 1 यानी +7 हो जाएगा। इसका भी देखेंगे तो केवल और केवल भैया ये 4 ही प्लस में आएगा, तो इसी में हो जाएगा +6, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक का गुण दर्शाता है। तो भैया कौन सा तत्व कह रहा है उत्प्रेरक का गुण दर्शाएगा? ठीक है, विकल्प है Ca, दूसरा है Fe, तीसरा है Pb और चौथा है ये सभी। तो चलिए बताते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको पता हो तो भैया जो Fe होता है वो क्या है, एक उत्प्रेरक का गुण दर्शाता है। क्यों? क्योंकि अभी इसके पहले ही बताया भैया Fe एक संक्रमण तत्व है, या फिर यूं कह सकते हैं कि डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक के तत्व में या संक्रमण तत्व के गुण में हमने ये चीज आपको बखूबी बताया था कि इनमें उत्प्रेरक का गुण होता है, यानी ये उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं, इनमें अनचुंबकीय गुण दर्शा होता है, और ये क्या है, विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है, ये रंगीन आयन बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं किसमें, संक्रमण तत्व में या डी ब्लॉक के तत्व में, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए जी यूरिया के निर्माण में, अगर यूरिया कह रहे हैं, अमोनिया के निर्माण में भैया, अमोनिया के निर्माण में भी Fe+MO यानी आयरन और मोलिब्डेनम, ये क्या है, उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो भैया हम ये कह सकते हैं Fe में उत्प्रेरक का गुण विद्यमान होता है, ठीक है, सीधी सी बात, ठीक। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CONH3 5 फिर Cl है कोष्ठक के बाहर, Cl2 में CO की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? ऑप्शन है +1, +2, +3, +4। चलिए बच्चों इसको भी अच्छे से निकालना बता देते हैं। हालांकि हमने उपसार संयोजन यौगिक वाले चैप्टर में IUPAC में अच्छे से समझाया है, फिर भी भैया क्या करते हैं, यहां से आपको हम बताते हैं। देखिए क्या है यौगिक, CO है, NH3 है 5, उसके बाद Cl कोष्ठक बाहर Cl2। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है वो हमेशा इसी का निकलता है, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। कोष्ठक के अंदर जो है लिगेंड, ये भी एक लिगेंड है। तो बच्चों यहां पे जिसका निकालना होता है उसका x मानते हैं, प्लस का 5 आगे ले जाओ, NH3 का 0 हो जाएगा। NH3 क्या है, एक उदासीन लिगेंड है, इसका 0 होता है। प्लस का Cl पे -1 चार्ज होता है, और प्लस का यहाँ पे 2 आगे ले जाएंगे, Cl का -1 बराबर 0। भैया अगर यहाँ पे कोई आयन कोई चार्ज वगैरह दिया होता तो बराबर का वही लिख देते, नहीं है तो 0 होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, x प्लस का ये 0 -1 यहाँ और ये -2 बराबर 0। ये लिख सकते हैं कि x -2 -1 यानी -3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 3। तो भैया x किसको माने हैं भैया, इसी को। तो CO कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस का 3। इसका ऑक्सीकरण जो संख्या होगा या ऑक्सीकरण अवस्था प्लस का 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है हेट्रोलेप्टिक संकुल है, इसमें कौन सा हेट्रोलेप्टिक संकुल है ये आपको बताना है। Fe CN6
CONH3SO4 या CONH3 5 या फिर ZnNH3 6। अब आपको ये बताना है बच्चों कि इसमें कौन सा हेट्रोलेप्टिक है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है होमोलेप्टिक, थोड़ा समझ लीजिए, और एक होता है हेट्रोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक ऐसे लिखा जाता है, होमोलेप्टिक संकुल और हेट्रोलेप्टिक संकुल। देखिए बच्चों होमोलेप्टिक संकुल वो होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु एक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हो, के लिगेंड से, या ये कह सकते हैं केवल एक लिगेंड से जुड़ा हो। ठीक है, केवल एक हम लिगेंड से जोड़ सकते हैं वो, यानी जब एक प्रकार या एक लिगेंड से जुड़ा हो तब वो होमोलेप्टिक होता है। प्यारे बच्चों अगर देखिए तो इसमें एक लिगेंड है, इसमें भी एक ही लिगेंड है, इसमें भी एक ही लिगेंड है, तो ये सबके सब होमोलेप्टिक हैं। बट यहां होमोलेप्टिक थोड़ी ना पूछा है, हेट्रोलेप्टिक। अब हेट्रोलेप्टिक की परिभाषा क्या होती है, जिसमें बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है भैया, वो भिन्न भिन्न भैया क्या लिगेंड से जुड़ा हो, यानी एक से अधिक लिगेंड से जुड़ा हो बच्चों, वो होता है हेट्रोलेप्टिक। मेरे प्यारे रसगुल्लों गौर से देखिएगा, इसमें एक लिगेंड NH3 है, दूसरा लिगेंड SO4 है, तो भैया दो लिगेंड आ गया जो कि क्या है, एक हेट्रोलेप्टिक है। तो दोनों चीजें याद रखना, होमोलेप्टिक में केंद्रीय धातु परमाणु एक लिगेंड से जुड़ा होगा, हेट्रोलेप्टिक में एक से अधिक लिगेंड यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड से जुड़ा होता है, तो वो क्या होता है, हेट्रोलेप्टिक। तो भैया इसमें केंद्रीय धातु परमाणु NH3SO4 से जुड़ा है, तो इसमें दो लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हो जाते हैं भैया आपके पार्ट 1 केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बताया है, और उम्मीद है कि आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि बस आप लोग दिल लगा के मेहनत करिए पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे हम लगे हुए हैं, ठीक है ना। आपको भी सेम उसी तरीके से मेहनत करना है, और ये सब बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि बच्चों हमारे पास कोई टीम है नहीं, बस सिर्फ अगर है तो है आप सबका प्यार और सपोर्ट, आप सबकी दुआएं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारा काम अकेले करते हैं, इसीलिए थोड़ा समस्या कभी कभार हो जाती है, फिर भी कोशिश यही होती है कि भाई आपके साथ समस्या ना होने पाए। अगर हम इतना कुछ कर सकते हैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा MK सर यानी मोनू सर को प्यार और दुलार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को ऊपर ले जाइए, ठीक है, क्योंकि हम अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप सबको लेकर चलेंगे, ठीक है, अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है, करके जाइए।